ईरान और इजराइल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने भी एंट्री कर ली और उत्तर कोरिया के नाम से सबकी जान तो सूखती है। लेकिन उत्तर कोरिया ने भी कह दिया, उनके चर्चित नेता ने कह दिया कि भाई हम ईरान के साथ हैं, उसको अकेला ना सोचें। उधर पुतिन ने चीन से बात करी और दोनों ने इजराइल के हमले की निंदा की। ईरान ने एक बड़ी मिसाइल इजराइल के अस्पताल पर दागी है। खराब बात है कि अस्पताल में बेचारे मासूम होते हैं, उनके ऊपर इस तरह मिसाइल का हमला करना, उनका तो युद्ध से मतलब नहीं बताया जो अस्पताल में एडमिट होते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब गजा में लोग खाना मांग रहे थे तब इजराइल ने हमला किया, जब बच्चे बेकसूर थे उन पे हमला किया, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मरते रहे तो इजराइल ने हमला किया। लेकिन लड़ाई अब बड़ी हो गई है और ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा था, इजराइल और अमेरिका जितना कमजोर समझ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ताकत पे ईरान नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको पूरे घटनाक्रम पर दुनिया का ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा? क्या ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है? क्या परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है? तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की बातें इस समय फिजाओं में गूंज रही हैं। अब क्या लगता है ईरान और इजराइल में कौन भारी पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा या नहीं बदलेगा, मेरी पक्की इसमें राय है कि इसमें विश्व युद्ध का कोई अंदेशा नहीं है। विश्व युद्ध का अंदेशा होने के लिए जरूरी है कि यूरोप के देशों के बीच में कोई संघर्ष हो। पिछले दोनों विश्व युद्ध हुए हैं वो यूरोप के देशों के बीच में होने वाले संघर्ष के कारण ये विश्व युद्ध हुए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 40 के दशक में, उस वक्त युद्ध के तौर तरीके अलग तरीके के थे। उसमें सेनाएं जमीन पर मार्च करते हुए जाती थी, कदमताल करते हुए जाती थी और दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करती थी, उनकी राजधानियों पर कब्जा करती थी, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लेती थी, उनको जेलों में डाल दिया जाता था या गोली से उड़ा दिया जाता था और पूरे के पूरे देश को फौज के दम पर अधीनस्थ किया जाता था। आज वो स्थिति नहीं रह गई है। आज जो साम्राज्यवाद है उसका किरदार बदल चुका है। आज साम्राज्यवाद को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो पैदल सेनाओं को मार्च कराए, थल सेना को वहां मार्च कराए और वहां पे पूरे देशों के ऊपर कब्जा हो और वहां पे वो अपनी कठपुतली सरकार थोपे, सब उसकी जरूरत। ये बिना पैदल सेनाओं को मार्च कराए हुए भी हो सकता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान पे तो अमेरिकी सेनाओं का कब्जा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अमेरिका की कठपुतली है। अगर ट्रंप पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते क्या जरूरत है उसका? तो ट्रंप का तो पाकिस्तान पर कब्जा पहले से है ही। आप इजराइल को ले लीजिए, अमेरिका को इजराइल पे कब्जा करने की क्या आवश्यकता है? इजराइल तो पूरी तरीके से अमेरिका निर्भर है। हर चीज अमेरिका ने जिस दिन अपना हाथ नीचा किया है इजराइल, उसी दिन सब मध्य पूर्वी देश जो है इजराइल को खत्म करते हैं। इजराइल पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। अब आप देखिए भारत और अमेरिका के रिश्तों को आप देखिए। भारत अपनी तरफ से दोस्ती के दावे कर रहा है, अपनी तरफ से मोहब्बत की आहें भर रहा है अमेरिका के प्रति। अमेरिका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसी तरह से जैसे दो आशिक और माशूक एक दूसरे को देख के आहें भरते हैं, उससे केवल अमेरिका एक तरफा मोहब्बत है भारत की। तो ये आजकल प्रभुत्व स्थापित करने के तौर तरीके बदल गए हैं और जब ये तौर तरीके जब वास्तव में युद्ध शुरू हो जाता है दो देशों के बीच में, तो इस इंटरनेशनल रिलेशंस के सिद्धांत के मुताबिक इस प्रकार के तौर तरीकों में दिक्कत आती है। उस वक्त बड़े नेता सक्रिय होते हैं, समझौता कराते हैं और उसमें किसी एक पक्ष को दबा देते हैं, एक पक्ष को उठा देते हैं। इस वक्त यूरोप की और अमेरिका की दोनों की कोशिश ये है कि इजराइल के हाथ को भारी कर दिया जाए, ईरान के हाथ को कमजोर कर दिया जाए, जैसा उन्होंने गाजा पट्टी में वो कर चुके हैं। इसी बात को ईरान के बरक्स करना चाहते हैं। लेकिन जो ईरान के समर्थक हैं उनका कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। चीन ईरान के साथ है, रूस मोटे तौर पर ईरान के साथ है। देखो, चीन और रूस की बहुत अच्छी दोस्ती है। जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया था तो चीन ने स्पष्ट रूप से, सारी दुनिया यूक्रेन का समर्थन कर रही थी लेकिन चीन ने स्पष्ट रूप से पुतिन के साथ दिया था उसमें। तो शी जिनपिंग और पुतिन ये दोनों ही अयतुल्ला खामेनी के साथ हैं। और अब उत्तर कोरिया भी निकल कर आ गया है। उत्तर कोरिया एक फौजी किस्म का देश है पूरी तरीके से। उत्तर कोरिया का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास एक एशिया के अंदर एक ऐसी फौजी ताकत है जिसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन दावा लोगों का ये है कि काफी बड़ी फौजी ताकत हो है। ये किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया का जो मौजूदा ढांचा है पूरा देश का, ये पूरा किम इल सुंग एक नेता हुआ करते थे, उनका स्थापित किया हुआ है। उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के मेरे ख्याल से किम जोंग इल जो है उसी वंश के हैं और वो इस वक्त उत्तर कोरिया। अब आप अगर किम इल सुंग की तस्वीर देखें और उनकी तस्वीर देखें तो आपको यही लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक ही परिवार के, एक से ही लगते हैं दोनों देखने।
उन्होंने खुलकर ईरान का साथ दे दिया और यही तक कहा है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं आपके पक्ष में लड़ने के लिए, और अमेरिकी सेनाओं ने अगर इसमें हस्तक्षेप किया तो हम देख लेंगे इसको। तो अगर आप हथियारों की निगाह से देखें और फौज की निगाह से देखें तो ईरान देखने में इजराइल से कमजोर लगता है, लेकिन ईरानी स्पिरिट जो है वो गजब की है, वो अभी की नहीं है। ईरान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। और चूंकि कोई और जमाना होता तो भारत इस वक्त ईरान के पक्ष में खड़ा होता, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से अमेरिकी पिट्ठू हो गए, इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल में उन्हें विचारधारात्मक आकर्षण लगता है और लगता है कि दुनिया में अगर उन्हें कोई बचाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बचाएगा, इसलिए इजराइल प्लस अमेरिका इज इक्वल टू भारत टाइप किस्म की एक इस तरह का एक समीकरण बन गया है और उसके तहत ये सब चल रहा है। मुझे लगता है कि युद्ध कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद में तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपस में बातचीत करके किसी तरीके से इसको खत्म करवा देंगे। लेकिन ये जो संघर्ष विराम भी होगा ये एक अस्थायी संघर्ष विराम होगा, कभी भी फिर चिंगारी भड़क सकती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम हुआ है, वो संघर्ष विराम भी मुझे बहुत स्थायी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने तकरीबन अघोषित राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे दिया है, यानी आप देखिए शहबाज शरीफ को नहीं अमेरिका बुला रहा है, आसिम मुनीर को बुला रहा है। शहबाज शरीफ को ट्रंप अपने साथ डिनर पर नहीं बुला रहे, आसिम मुनीर को डिनर पर बुला रहे हैं। और आसिम मुनीर से बातचीत क्या क्या कर रहे हैं? आसिम मुनीर से बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक संबंध किस तरह बेहतर किए जाए, रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है, उसका व्यापार जो है उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मतलब वहां इस तरह की बातचीत हो रही है वहां, जो कि दरअसल चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ होती है, थल सेना अध्यक्ष के साथ ये बातचीत नहीं होती है। लेकिन इस तरह की बातचीत करके ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो उन्हें पता है कि पाकिस्तान का असली शासक कौन है। और इसमें सबसे ज्यादा जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, जिसको मैं समझता हूं आज कल खाना नहीं पच रहा होगा, हो सकता कुछ गैस वैस भी बन रही हो पेट में, ये वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। हो सकता आप मेरी मोदी समर्थकों को लगा कि मैं कोई नाजायज व्यंग कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री के, उनको यही रहा होगा जिनका सीना 56 इंच का है, लेकिन मैं तो केवल व्यंग से काम चला रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो व्यंग से बहुत कुछ ज्यादा है। भाई मेरी वजह से, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मेरी वजह से मोदी जी को कोई परेशानी नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसकी वजह से परेशानी है। आप सोचिए ऐसा क्या संबंध है मोदी और ट्रंप के बीच में कि ट्रंप जो बयान देते हैं उन बयानों का मोदी सार्वजनिक मंच से खंडन नहीं करते। G7 का मंच चुना जाता है, इस उम्मीद में गए थे कि वहां ट्रंप से कुछ बातचीत होगी, लेकिन ट्रंप वहां से चले गए बीच में उस कॉन्फ्रेंस से। और फिर हमें खबर दी गई कि मोदी और ट्रंप के बीच में फोन पे बातचीत हुई। अच्छा, अब ये तो अमेरिकी सूत्रों ने तो हमें नहीं बताया क्या बातचीत हुई, जो बातचीत की खबर आई अमेरिकी सूत्रों के जरिए तो आई नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि भारतीय सूत्रों ने जो खबर दी हो अमेरिकी सूत्रों ने उसकी तस्दीक कर दी हो, या अमेरिकी सूत्रों ने जो खबर दी हो भारतीय सूत्रों ने उसकी तस्दीक कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सूत्रों की तरफ से यह बताया गया है कि मोदी जी ने ट्रंप से ये कहा, ट्रंप ने उसके बदले में क्या कहा इसकी हम सब लोगों को कोई जानकारी नहीं। ट्रंप ने क्या कहा होगा इसका एक अंदाजा लग सकता है उस वक्तव्य से जो इस वक्त वायरल हो रहा है ट्रंप का। इसमें ट्रंप आसिम मुनीर की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ही इज ए स्मार्ट मैन, और साथ में मोदी जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वो भी स्मार्ट हैं। तो अभी तक तो हम लोग भारत और पाकिस्तान के हाइफनेशन से चिंतित थे, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के हाइफनेशन से चिंतित थे। अब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाइफनेशन कर दिया है उन्होंने। दोनों हाइफनेशन का मतलब हुआ एक तराजू पर रख के तौल दिया है। आप सोचिए, और दिक्कतों की कोई सीमा नहीं है, मैं आपको बताऊं। और आसिम मुनीर ने तो बर्रे का छत्ता छेड़ दिया है। आसिम मुनीर ने यह कहा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए मैं नामांकित करना पसंद करूंगा, क्योंकि उन्होंने दो एटमी ताकतों के बीच में होने वाले संभावित युद्ध को समाप्त कर दिया। अच्छा, अगर इसका मैं पहले से आपको ध्यान होगा, एक नहीं कई बार कह चुका हूं 4 PM के मंच के ऊपर कि ट्रंप निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम का दावा करते हुए
अपने आप को शांति के सबसे बड़े पैरोकार और मसीहा के रूप में पेश करेंगे और वो इस बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने की प्रतियोगिता में होंगे। पाकिस्तान खुल के उनका समर्थन करेगा। पाकिस्तान तो कूद कूद के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहेगा कि दुनिया का शांति का सबसे बड़ा मसीहा यही है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त अगर ये कहेंगे कि भाई ट्रंप के नोबेल प्राइज 20 नोबेल के दावे का हम समर्थन करते हैं, तो साथ में ट्रंप के उस दावे का भी समर्थन करना होगा जो ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर पर संघर्ष विराम कराने का दावा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? हलक में अटका हुआ है सारी चीज। मैंने तो कभी भी भारतीय विदेश नीति को, भारतीय प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा दुविधा में, परेशानी में नहीं देखा। मोदी जी ने ये मान लिया है कि ट्रंप और अमेरिका का वो कभी भी खुलकर आलोचना नहीं करेंगे, उनकी खुलकर किसी बात का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अभय जी देता है, उसमें अमेरिका का नाम नहीं लेता, ट्रंप का नाम नहीं लेता। अभय जी, जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तब से लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा था बीजेपी से, मोदी सरकार से, कि आप बताइए खेल क्या है। हमने तो कभी भी कश्मीर के मसले पे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करी नहीं, अब क्यों कर रहे हैं? ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले? लेकिन मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मुनीर को लंच पर बुलाया ट्रंप साहब ने, वो तो पानी बिल्कुल सिर से ऊपर निकल गया। तब समझ में आया मोदी सरकार को कि अब कोई चारा बचा ही नहीं। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया और उसके तुरंत बाद ट्रंप की जो सेंट्रल कमांड है, उसके जो चीफ हैं जनरल कुरिल्ला, उन्होंने मुनीर को उसके अंदर एक अतिथि बनाकर बुलाया और साथ में कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली असाधारण शख्सियत है। ये कहा, आप सोचिए, जनरल कुरिल्ला ने जो कहा है उसका तो आज तक भारत ने जवाब ही नहीं दिया है। बिल्ली के हाथ में, वो कहावत है ना कि बिल्ली के हाथों में चूहे की रखवाली। मुनीर आतंकियों की बात करेंगे ना, मुनीर कहेंगे। ये तो अभय जी बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब किसी चोर से कह दिया जाए कि तुम रखवाली करोगे। जाहिर सी बात है कि अगर मुनीर ये करेंगे और मुनीर अगर आतंकियों के खात्मे की बात अमेरिका करेगा, तो ये तो बड़ा शॉकिंग है। किसी के लिए भी शॉकिंग है कि मुनीर के लिए अमेरिका इतना सम्मान क्यों दे रहा है। लेकिन भारत के सामने बड़ी समस्या ये है कि अब जब मुनीर को इतना महत्व दे दिया गया, तो भारत करे तो करे क्या? प्रधानमंत्री जी करें तो करे क्या? एक ऐसे गले में रस्सी फंस गई है अभय जी, जिसका निपटारा निकल पा रहा। आपको क्या लग रहा है? भारत तो 1 सेकंड के अंदर से रस्सी को तोड़ के फेंक सकते हैं। कैसे क्या करेगा भाई? 1 सेकंड के अंदर उनको स्पष्ट रूप से, चाहे तो G7 के मंच पर, वो तो अब मंच रहा नहीं, अब खत्म हो गया। अब भारत आकर उन्हें स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि ट्रंप ने जो कुछ सब कहा है, मैं सब बातों का खंडन करता हूं, तो कोई मतलब नहीं है। मोदी जी कर क्यों नहीं पा रहे? क्या कारण है? क्या कमजोरी है? प्राइम मिनिस्टर नहीं कह पा रहा कि ट्रंप की एक सबसे बड़ी उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एक अजीब से संकटग्रस्त स्थिति में फंस गया है और ये इसमें पिछले 10 साल की विदेश नीति की ही भूमिका है। भारत की एक विफल विदेश नीति जो है ना, इसके अंदर कोई दूरंदेशी नहीं है, उस विदेश नीति की भूमिका है। संकट में फंस गया है। इसमें सारे लोग भारत के जो दोस्त होने का, जिससे नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि वो भारत के प्रति दोस्ती व्यक्त करेंगे, वो भारत की मदद करेंगे, उन सब लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। न केवल हाथ पीछे खींच लिया है, बल्कि वो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं, पाकिस्तान की खुल के मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बड़ी करोड़ों अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दिलवा रहे हैं और रूस पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन तो पहले से ही पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, खुलकर पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ पे हाथ रख दिया है। इन सब बातों की नरेंद्र मोदी को उम्मीद नहीं थी। अगर इस मौके पर नरेंद्र मोदी लड़ जाएंगे अमेरिका से और ऐसा कोई बयान दे देंगे इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाएं और नाखुश हो जाएं, तो दरअसल ये इनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाए।